हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे विजय बैच के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और साथ ही आप हमारे वीडियोस को बहुत सारा सपोर्ट भी करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। आई होप दोस्तों कि आपको सभी यूजफुल जानकारियां हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल रही होंगी और आप सभी फैकल्टीज की स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करते रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बार मैं सभी क्लासेस की टाइमिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आप 1 PM पर फिजिक्स की क्लास अटेंड करते हैं, 4 PM पर मैथ्स, 7 PM पर फ्रेंड्स इंग्लिश, 11 PM पर इकोनॉमिक्स, 12 PM पर हिंदी और 5 PM पर आप विवेक यानी कि मेरे साथ पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ज्योग्राफी के पिछले वीडियो मिस किए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज्योग्राफी का लिंक मिलेगा, आप वहां क्लिक करके हमारे ज्योग्राफी के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आइए जरा देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि के भाग तथा फसलें और कृषि का विकास एवं समस्याएं। इसमें हम लोग कृषि के विकास और समस्या के विषय में मुख्य रूप से जानेंगे। और आज का हमारी जो टॉपिक है ये हमारे किस चैप्टर का है? हमारे चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो दोस्तों, ज्योग्राफी के भू संसाधन तथा कृषि चैप्टर के आज हम लोग तीसरे टॉपिक पर बातचीत करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्योग्राफी के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग और देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक में आगे बढ़ें। आपको मैं अपना एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ विवेक तिवारी एंड आई एम सिविल सर्विस एस्पिरेंट एंड आई हैव 4 year एक्सपीरियंस इन एडिटोरियल इंडस्ट्री एंड टीचिंग सेक्टर। सो फ्रेंड्स, लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। आप अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखिए ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएं और साथ ही अपने दोस्तों को भी समझा पाएं। और साथ ही दोस्तों, हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत में कृषि विकास की रणनीति के बारे में कि आखिर भारत में कृषि क्षेत्र में विकास की क्या रणनीति अपनाई गई थी। दोस्तों, वर्ष 2001 तक भारत में लगभग 53% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। अगर हम 2001 के आंकड़ों की माने तो हमारे देश की 53% यानी 53% आबादी ऐसी है जो कृषि से अपना रोजगार प्राप्त करती है, जिनकी आजीविका का स्रोत कृषि ही है। दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि कृषि का हमारे देश में कितना अधिक महत्व है, क्योंकि आधे से अधिक आबादी कृषि से ही अपनी आजीविका कमाती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देने वाले एक ही क्षेत्र यानी कृषि पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। और इसके अलावा कृषि पर अधिक ध्यान देना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे देश की आबादी अगर वर्तमान समय की बात करें तो 130 करोड़ से भी अधिक है। और ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को भरण पोषण उपलब्ध कराने के लिए हम अपनी निर्भरता किसी अन्य देश पर नहीं रख सकते हैं, बल्कि हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। और आत्मनिर्भर होने के लिए हमें खुद कृषि क्षेत्र में अग्रणी देश बनना चाहिए। दोस्तों, देश के लगभग 53% भूभाग पर कृषि की जाती है, जबकि विश्व के कुल भूमि के 12% भाग पर कृषि होती है। अगर हम पूरे विश्व की कुल भूमि की बात करें तो पूरे विश्व में कुल भूमि के 12% भाग पर ही कृषि कार्य होता है, जबकि भारत की बात करें तो भारत के एक बड़े भूभाग पर कृषि कार्य ही किया जाता है। इसका एक वजह मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और सभी को भरण पोषण उपलब्ध कराने के लिए अधिक खेतों का होना भी स्वाभाविक है। चूंकि हमारे उत्पादन की दर निम्न है, इसलिए खेतों की संख्या अधिक रखी गई है। और इसके साथ ही हमारे देश की अधिकांश आबादी अभी भी कृषि के माध्यम से ही अपना रोजगार प्राप्त करती है और इसलिए भी कृषि क्षेत्र में निवेश करना, कृषि क्षेत्र का विस्तृत होना अवश्यंभावी है। दोस्तों, भारत ने स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है, यानी आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में भारत ने उम्मीदों से बढ़कर काफी कुछ किया है। दोस्तों, जहां आजादी के समय हमारे देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, वहीं अब हम उस स्थिति में हैं कि हम अपने देश की आवश्यकता पूरी करने के अलावा भी
इतना उत्पादन करते हैं कि हम अन्य देशों को निर्यात कर सकें। दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था थी, यानी कि हम उतना ही उत्पादन कर पाते थे जितना कि हमारे लोगों के लिए आवश्यक था, या आवश्यकताओं से थोड़ा कम ही उत्पादित कर पाते थे। विभाजन के पश्चात देश का 1/3 सिंचित भाग पाकिस्तान चला गया, और ये हमारे लिए एक आपदा की तरह था। दोस्तों, आपदा की तरह इसलिए था क्योंकि 1/3 सिंचित भाग चले जाने के बाद हमारे देश में जो क्षेत्र बचे वहां सिंचाई सुविधाओं का काफी अभाव था, जिस कारण कृषिगत उत्पादन का गिरना स्वाभाविक था। अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगी, और इसके समाधान के रूप में खाद्यान्न फसलों के निवल बोए गए भाग में वृद्धि करना, कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ाना तथा बंजर और परती भूमि का उपचार करना शामिल हो गया। दोस्तों, खाद्यान्न संकट का सामना करने के लिए भारत के द्वारा अनेक कदम उठाए गए। अभी कदम कौन कौन से थे? पहला यह था निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करना और किसी एक भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने का प्रयास करना। इसके अलावा दोस्तों, प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। भारत ने उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के कीटनाशक का प्रयोग करना आरंभ किया, उन्नत किस्म के फर्टिलाइजर देने शुरू किए, जिससे भी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा बंजर और परती भूमि का भी उपचार किया गया ताकि उसका प्रयोग भी कृषिगत उत्पादन के लिए किया जा सके। ये सभी वे प्रयास थे जिन्होंने भारत में कृषिगत उत्पादन को बढ़ावा दिया। दोस्तों, अब हम लोग कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी विकास के विषय में कुछ अन्य मुद्दों की बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में 1967 के आसपास का जो अवधि थी, इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में ऐसे प्रयास किए गए जिनके द्वारा भारत में कृषिगत उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ गया। और हमारे देश में हरित क्रांति के नायक कौन थे? हमारे देश में हरित क्रांति के नायक थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। दोस्तों, इनके प्रयासों से भारत में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स HYVS, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यानी उत्तम किस्म के बीज मंगाए गए और उत्तम किस्म के खाद का प्रयोग किया गया। साथ ही सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जिससे हमारे देश में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हुई। दोस्तों, अनेक फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि की गई, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, कपास। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें उत्पादन में काफी बढ़ोतरी आई, और इन क्षेत्रों में उत्पादन का बढ़ना कहीं न कहीं हमारे देश में खाद्यान्न संकट को कम करने की दिशा में एक उपयोगी कदम साबित हुआ। इसके अलावा दोस्तों, कपास की उन्नत किस्म का उगाया जाना और इसकी उत्पादकता में वृद्धि होने से भारत में सूती वस्त्र उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला, और आज भी भारत सूती वस्त्र उद्योग में अच्छी अवस्था में बना हुआ है। दोस्तों, सिंचाई के विस्तार से कृषि उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार किया गया। दोस्तों, सिंचाई के कृत्रिम साधनों का बंदोबस्त किया गया, उसके लिए नलकूप की व्यवस्था की गई, नहरें खुदवाई गई, बड़े बड़े बांध बनाए गए, और इनकी सहायता से सिंचाई की सेवाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि का मशीनीकरण इत्यादि के प्रयोगों से कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रयास हुआ, और भारत में कृषि को समर्थन मूल्य भी सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ताकि लोग जिन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है उन फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाता है, ताकि लोग उन फसलों को अधिक उत्पादित करने में रुचि रखते हैं, जिससे भारत में उत्पादन को प्रोत्साहन भी मिलता है। दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना तथा सिंचाई के जल की आवश्यकता में भी भारी वृद्धि की गई, और ये सभी प्रयास उस दिशा में थे जिसके कारण भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाई गई। लेकिन दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव भी थे कि हमारे देश में कृषि का एकाएक रासायनिकरण कर दिया गया। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक एवं उन्नत और हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव हमारी कृषि पर उतना बेहतर नहीं भी रहा है। अब धीरे धीरे इसकी नकारात्मकताएं सामने आने लगी है।
पर हमें विचार ये करना चाहिए कि जिस अवधि में ये सभी प्रयोग किए गए थे, उस अवधि में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद भी नहीं था। दोस्तों, अड्डा 24/7 के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और साथ ही हमसे ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल अड्डा 24/7 स्कूल, हमारे फेसबुक पेज और अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेटेड लिंक मिलेंगे, ढेर सारी पीडीएफ इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, देर ना कीजिए, अगर अभी तक आप हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए, ताकि हमारा और भी ज्यादा फायदा आप उठा सकें। अब दोस्तों, अंत में हम यहाँ बात करेंगे भारतीय कृषि की समस्याओं के विषय में। इन सभी मुद्दों के अलावा हमारे कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। हमारे कृषि की जो सबसे पहली और बड़ी समस्या है वो है अनियमित मानसून पर निर्भरता। दोस्तों, अभी भी हमारे देश के कुल कृषि भूमि का आधे से अधिक भाग ऐसा है, या लगभग आधा भाग ऐसा है, जहां पर अभी भी सिंचाई का मुख्य साधन मानसूनी वर्षा है, यानी वहां पर कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है और इसके कारण उन क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक फसल ही उगाई जा सकती है और अगर मानसून अनियमित हो गया तो वह एक फसल भी खराब हो जाती है, जिस कारण न सिर्फ वहां के किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है, बल्कि हम अधिक उत्पादन से भी वंचित रह जाते हैं। यह हमारे देश की अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरा है दोस्तों, निम्न उत्पादकता। दोस्तों, भारत में खेतों के आकार कमोबेश छोटे ही बने रहते हैं, जिस कारण हमारे देश में उत्पादकता का स्तर भी निम्न पाया जाता है। कारण यह है कि भारत में गहन खेती मुश्किल रहती है और साथ ही कृषि में उन्नत मशीनों का प्रयोग भी संभव नहीं हो पाता और इसके चलते भी भारत में निम्न उत्पादकता बनी रहती है, जिसके कारण उत्पादन सीमित रहता है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता। जैसे कि मैंने बताया कि भारत के बहुत बड़े हिस्से में अभी भी अनियमित मानसून वर्षा पर उनकी निर्भरता बनी हुई है। इसके अलावा टिड्डी दलों के आक्रमण, कभी बाढ़ की वजह से फसल नष्ट होना और कभी आग की वजह से, ये सभी ऐसी आपदाएं हैं जो यदा-कदा आती ही रहती है और इनसे बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान होता है और किसान ऋण जाल में भी फंस जाते हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल लोन यानी कि जो बैंक इत्यादि के द्वारा, जो सरकार के द्वारा प्रायोजित है, इनसे लोन प्राप्त करने में भी लोगों को, इससे ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए बहुत सारे किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं और साहूकारों के ऊंची ब्याज दर के तले वे दबते रहते हैं। ये भी हमारे देश की बड़ी समस्या है किसानों के लिए। दोस्तों, भूमि सुधार अभी भी शेष है। भारत में अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां आजादी के बाद अभी तक चकबंदी नहीं की जा सकी। चकबंदी का ना किए जाने से लोगों के छोटे छोटे खेत टुकड़ों में बटे हुए, बिखरे हुए हैं और वे ठीक से कृषि नहीं कर पाते। इसी प्रकार से सीलिंग की व्यवस्था भी उचित रूप से लागू नहीं की गई है और जहां पर चकबंदी की गई थी वहां पर भी दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद पुनः अव्यवस्थाएं फैल गई हैं और जैसे जैसे लोगों के परिवार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कृषि का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वह छोटा होता जा रहा है। इसलिए प्रति व्यक्ति पर बहुत छोटा सा खेत आता है। यह भी उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके उपाय के लिए सहकारी कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, पर उस पर भी अभी हमारे किसानों में जागरूकता कम देखी जाती है। आगे जैसा कि मैंने बताया, छोटे खेत और विखंडित खेत। एक तो लोगों के खेतों के आकार छोटे हैं। अब मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, इसके खेत का आकार ये था, अब इसके दो पुत्र हो गए ए और बी। अब इसे खेतों का आकार इस पर छोटा हो गया और इनमें सीमांकन के लिए मेड़ बनाई जा रही है और उससे भी भूमि का नाश हो रहा है। अब ये ए और बी हो गए। अब मान लीजिए ए के 3 पुत्र हो गए तो खेत और भी बढ़ गया इस प्रकार से 1 2 3। अब इनके यहाँ हिस्से में खेतों का आकार और छोटा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा विखंडित जो होते हैं, दोस्तों एस का एक खेत यहाँ पर है तो दूसरा खेत यहाँ पर है, तीसरा खेत यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। तो ऐसे में सभी खेतों में कृषि करना भी बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि छोटे अगर खेत हैं, मशीनों का उत्तम प्रयोग भी नहीं हो पाता। तो ये सभी समस्याएं भारत में बड़ी हैं। इसके अलावा वाणिज्यिकरण का अभाव। दोस्तों, भारत में कृषि उत्पादों के वाणिज्यिक बिक्री की भी समस्या बनी रहती है। उन्नत मंडियां नहीं है, मंडियों में पर्याप्त विपणन की व्यवस्था नहीं रहती है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता
और यह भी किसानों की एक बड़ी समस्या है। दोस्तों व्यापक अल्प रोजगारी, अल्प बेरोजगारी। दोस्तों कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो अल्प रोजगारी या अल्प बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों लोग मुख्य रूप से बुआई के समय और कटाई के समय काम मेहनत करते हैं, बल्कि लगभग अधिकांश समय में खाली बैठे रहते हैं और कहीं न कहीं एक छोटे से खेत में भी 4 लोग नियोजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग वहाँ पर कमोबेश बेरोजगार ही बैठे रहते हैं। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भारत में अति सिंचाई के चलते, अति रासायनिक उर्वरक का प्रयोग के चलते और अति कीटनाशक के चलते धीरे-धीरे कृषि भूमि का निम्नीकरण भी होता जा रहा है। इसके अलावा अपरदन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे खेतों का विनाश हो रहा है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने भारतीय कृषि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर हम इन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तो संभव है कि भारतीय कृषि और बेहतर स्थिति में आ सकती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।